अभी 8 नवंबर की रात को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया, जिससे पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच गई। और उस अफरा तफरी का ही नतीजा ये है कि 70 से ज्यादा लोग अपनी जान खो बैठे हैं। साथियों, उसके बाद ये कैंपेन चलाया जा रहा है देश के अंदर कि प्रधानमंत्री बदलो। कुछ पार्टीज द्वारा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा, कुछ लोग भी उसको समर्थन कर रहे हैं, ज्यादातर लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि प्रधानमंत्री को बदलने से जो ये अफरा तफरी जो ये हुई है, प्रधानमंत्री बदलने से ये चीजें खत्म नहीं होंगी। हमें अपना मॉनेटरी सिस्टम बदलने की जरूरत है। प्रधानमंत्री आप बदल देंगे, कोई असर इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप मॉनेटरी सिस्टम को बदल देंगे तो एक क्रांतिकारी बदलाव देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आएगा। देखिए, हम किस मॉनेटरी सिस्टम को बदलने की बात कर रहे हैं, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। 1880 से लेकर 1920 तक गोल्ड स्टैंडर्ड था पूरी दुनिया के अंदर मॉनेटरी सिस्टम में। क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड जिसे बोला गया है। क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपके पास जितना गोल्ड है उतना ही आप करेंसी छापिए 1:1 रेशियो में। 1920 से लेकर 1944 तक इंटरवॉर गोल्ड स्टैंडर्ड आया, जो कहता था जितना आपके पास गोल्ड है उसके 2.5 टाइम्स आप अपनी करेंसी छापिए। जब तक सब कुछ ठीक था। आप ये चीज समझिए कि सबसे पहले जर्मनी ने जो काम किया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, उसने लग्जमबर्ग, चेकोस्लोवाकिया पे अटैक किया और उनका जो गोल्ड था उस पर कब्जा किया। उन्होंने फ्रांस पे अटैक किया। वो फ्रांस पे अटैक करते हुए एक स्पेशल स्क्वाड थी जो जर्मन आर्मी के अंदर थी। उसका काम ही ये था कि जिस भी देश पर वो हमला करके जीतते थे, वो स्क्वाड उसके सेंट्रल बैंक में जाती थी और जितना भी सोना उस बैंक के अंदर होता था उस देश का, उसको अपने कब्जे में कर लेती थी। तो जब जर्मन की वो स्पेशल स्क्वाड फ्रांस के अंदर उस गोल्ड को कैप्चर करने गई तो उनको कोई भी गोल्ड नहीं मिला। उस कैप्चर होने से एक दिन पहले ही फ्रांस ने अपना सारा सोना इंग्लैंड ट्रांसफर कर दिया था और इंग्लैंड ने ऑपरेशन फिश के जरिए वो सारा सोना कनाडा और अमेरिका के अंदर भेज दिया था। ये ऑपरेशन फिश आज तक दुनिया में आज भी सबसे बड़ा शिपमेंट ऑफ करेंसी, सबसे बड़ा शिपमेंट ऑफ वेल्थ माना जाता है। तो जब फ्रांस के अंदर जर्मन की वो स्पेशल स्क्वाड पहुंची तो उसको वो सोना नहीं मिला वहां पे, जब तक वो सोना अपना सारा कनाडा और अमेरिका में ट्रांसफर कर चुके थे। अब अमेरिका भी दूसरे विश्व के युद्ध में स्टार्टिंग से पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो बाद में पार्टिसिपेट करता है, जिसको पर्ल हार्बर के बाद जो भी कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल रीजन उसका स्टार्टिंग में पार्टिसिपेशन ना करने का ये था कि सबसे पहले उसने इंग्लैंड को और बाकी देशों को जो मिलिट्री वेपन्स दिए, उसके बदले में उन देशों का सारा सोना अपने देश के अंदर जमा करवा लिया। और अमेरिका का एक फोर्ट नॉक्स मिलिट्री बेस है, वहां पे लगभग 4,30,000 सोने की ईंटें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जमा थी। पूरे विश्व का सोना अमेरिका ने वहां पर जमा कर लिया था, क्योंकि अमेरिका जानता था कि commodity like gold, silver and oil are the actual wealth. This piece of paper which we are using is not the actual wealth. This fiat currency. अब 44 के अंदर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में अमेरिका विश्व युद्ध 2 जब तक जीत चुका था, तो उन्होंने यह फैसला लिया कि अब गोल्ड स्टैंडर्ड को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। पर्सनल गोल्ड स्टैंडर्ड उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन नेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड उन्होंने बचा के रखा। नेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड और पर्सनल गोल्ड स्टैंडर्ड में फर्क यह है कि नेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड यह कहता था 1944 के बाद, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद, कि कोई भी देश सोना अपने पास नहीं रखेगा, वो अपना सोना अमेरिका को लाके देगा, अमेरिका उसके बदले में उसको डॉलर दे देगा। फिर वो देश उस डॉलर को आधार मान के अपनी करेंसी प्रिंट करेगा। मान लीजिए मैंने 1 तोला सोना अमेरिका को दिया, तो अमेरिका मुझे $100 दे देगा। उस $100 को आधार मान के मैं अपनी करेंसी रुपया छाप लूंगा। जिस दिन मैं वो अमेरिका के $100 वापस कर दूंगा, अमेरिका मेरा 1 तोला सोना वापस कर देगा। ये अमेरिका की 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में शर्त थी। लेकिन 1971 आते आते जितना सोने के आधार पर जितनी अपनी डॉलर प्रिंट करने चाहिए थे, अमेरिका ने उससे ज्यादा एक्सेस मनी प्रिंट कर दी। तो जितनी डॉलर पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रहे थे, उतना सोना एक्चुअल में था ही नहीं। तो 71 में कुछ देशों ने अपना सोना जब उल्टा मांगना शुरू किया, उन्होंने डॉलर दे के अमेरिका को वापस, तो अमेरिका ने 1971 में मना कर दिया। अमेरिका ने कहा कोई गोल्ड वोल्ड का कोई बेसिस नहीं है, अब से सिर्फ डॉलर ही चलेगा, और उन्होंने गोल्ड किसी को भी देने से मना कर दिया।
तो 1971 में जो नेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड था वो भी खत्म कर दिया गया। 71 के बाद से पूरी करेंसी हवा में छपने लग गई। अब देखिए, अमेरिकन इकोनॉमी को जीरो से $1 ट्रिलियन आने तक 200 साल लगे, लेकिन आज के दिन हर साल अमेरिका 1.25 ट्रिलियन नए डॉलर छापता है। दैट इज फियाट मनी, हवा में छपती है वो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी, वो सिर्फ मेरे और आपके भरोसे के ऊपर चल रही है। आप इसको ये कितना गलत है उसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास आज $1 है। पूरी दुनिया की ज्यादातर करेंसीज का ही ये हाल है। कुछ करेंसीज इससे लड़ाई लड़ रही हैं इस सिस्टम से, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के दूसरे हाफ में। मान लीजिए मेरे पास $1 है, मैंने आपसे कुछ कमोडिटी ली, मैंने आपसे सेब लिया $1 का, वो सेब मैंने खाया, मेरे को मेरी सेहत को फायदा हुआ, मेरी भूख मिटी, आपके पास $1 आ गया। उस डॉलर के पीछे आज के दिन कुछ भी नहीं है। पहले क्या होता था, $1 जिसके भी पास था उसके हिसाब से कुछ परसेंट ऑफ सोना, मान लीजिए 0.001 तोला सोने का वो मालिक होता था। वो पहले के जो नोट थे वो ये कहते थे कि आप इस इतने ग्राम सोने के आप ऑनर हैं। उस नोट का आपके पास होने का मतलब ही ये था कि सेंट्रल बैंक्स के अंदर इतना जो सोना रखा है, आपके पास मान लीजिए $100 का नोट है, तो $100 के हिसाब से मान लीजिए 1 ग्राम सोना $100 में आता था। तो उस $100 के नोट का मतलब पहले ये होता था कि आप 1 ग्राम सोना जो सेंट्रल बैंक में रखा है आप उसके मालिक हैं। लेकिन 71 के बाद से वो सोने के द्वारा बैंक को नोट नहीं किया जा रहा है, तो आज वो सिर्फ कागज का एक पन्ना है। तो अब $1 मान लीजिए उसके पास चला गया जिससे मैंने सेब खाया। अब विश्वास जब तक है जब तक वो जिसने सेब मुझे बेचा वो $1 आगे किसी को देगा, कुछ सामान खरीदेगा। लेकिन मान लीजिए वो विश्वास खत्म हो जाए तो आखिर में वो जिसके पास वो नोट बचेगा वो कंगाल हो गया। लेकिन अगर पहले वाला सिस्टम होता तो जिसके पास लास्ट में नोट बचता वो सोने का मालिक होता, वो कमोडिटी कभी भी खत्म नहीं की जा सकती है। अब 71 में जैसे ही उन्होंने ये सोने का गोल्ड स्टैंडर्ड था उन्होंने खत्म किया। इसके बारे में, कमोडिटी के बारे में एक इंपॉर्टेंट घटना और है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, जो आपको इस पूरे कंसेप्ट को समझने में मदद करेगी। वियतनाम अमेरिका के युद्ध के दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि हम नॉर्थ वियतनाम पर इतने बम बरसाएंगे कि आपको हम स्टोन एज में पहुंचा देंगे। उस समय नॉर्थ वियतनाम के लीडर हु चे मिन ने जवाब दिया कि आप हमें स्टोन एज में नहीं पहुंचाएंगे बम बरसा के, आप हमें एल्यूमिनियम एज में पहुंचाएंगे। जितने भी हथियार बनते हैं, जितनी भी मिसाइल्स बनती हैं, वो सारी एल्यूमिनियम की बनती हैं। उन्होंने कहा कि कमोडिटी इज द एक्चुअल वेल्थ। तो कमोडिटी आप समझ लीजिए बात कि सोना हमारी एक्चुअल वेल्थ है, कमोडिटीज हमारी एक्चुअल वेल्थ है, हमारा नेचुरल रिसोर्स हमारी एक्चुअल वेल्थ है। ये कागज का पन्ना हमारी एक्चुअल वेल्थ नहीं है। अब 71 के बाद ये चीज चलती रही। एक केस आता है 2007 के अंदर। 2007 में एक इंसान ने मॉर्गन स्टैनली बैंक से, एक अमेरिकन इंसान ने मॉर्गन स्टैनली बैंक से कुछ अमाउंट ऑफ सोना खरीदा। तो मॉर्गन स्टैनली बैंक ने उसको सोना दे दिया, मतलब फिजिकली नहीं दिया। मॉर्गन स्टैनली बैंक ने कहा कि इतना सोना हमने आपका हमारे ही बैंक की एक वॉल्ट में आपके नाम से हमने रख दिया है, और उससे वॉल्ट की सिक्योरिटी की फीस भी हर साल चार्ज की जाने लगी। लेकिन 1 साल बाद उस इंसान ने कहा कि मुझे अपना सोना देखना है। मॉर्गन स्टैनली बैंक ने वो सोना उसको दिखाने से मना कर दिया। केस हुआ, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो पता चला कि एक्चुअल में कोई फिजिकल सोना उनके पास था ही नहीं। सोने का भी उससे पैसा लिया गया, उस अमेरिकन इंसान से उसकी सिक्योरिटी करने का भी पैसा लिया गया, लेकिन एक्चुअल में कोई फिजिकली कोई सोना एग्जिस्ट करता ही नहीं था। अब जब पूरी दुनिया को ये पता लग गया कि अमेरिका के पास सोना बचा नहीं है, वो 4,30,000 जो ईंटें हमने शुरू में आपको बताई जो सोने की थी अमेरिका के पास, वो सारी अमेरिका से जा चुकी थी। कारण ये था कि 2004 तक चाइना के पास मैसिव अमाउंट ऑफ अमेरिकन डॉलर्स जमा हो गए थे, और चाइना कह रहा था, बार बार धमकी दे रहा था कि अगर आप हमें सोना नहीं देंगे तो ये एक्सेस डॉलर हम मार्केट में उतार देंगे और आपका डॉलर क्रैश कर जाएगा, जिससे मैसिव इन्फ्लेशन अमेरिका के अंदर आ सकती थी। तो जितना भी फोर्ट नॉक्स के अंदर सोना था उसमें से 3,90,000 सोने की ईंटें वाया बुलियन बैंक्स चाइना और रशिया को ट्रांसफर कर दी गई अमेरिका द्वारा अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। अगर आप हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज को 2006 से 2008 तक पढ़ेंगे तो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू 2 सालों में चाइना के अंदर 6,000 टन से भी ज्यादा सोना आया। इसी तरीके से रशिया के अंदर भी सोना बहुत ज्यादा बढ़ गया।
तो जब पूरा सोना, ज्यादातर सोना अमेरिका के अंदर से चला गया, तो ये बाकी जो देश थे, वेनेजुएला थे जैसे, वेनेजुएला ने भी ये मांग अपनी शुरू कर दी कि हमें भी अपना सोना वापस चाहिए। तो हुगो शावेज ने अपने मरने से पहले जो आखिरी काम किया वो ये था कि 211 टन जो वेनेजुएला का सोना अमेरिका के अंदर जमा था उसको उन्होंने वापस बुला लिया और उसकी पूरी वेनेजुएला की राजधानी में उसकी पूरी परेड कराई गई। क्योंकि शावेज भी जानते थे कि दिस पेपर करेंसी इज नथिंग, एक्चुअल वेल्थ इज गोल्ड, एक्चुअल वेल्थ इज कमोडिटी। जिन जिन दूसरे देशों ने, जो देश थोड़े कमजोर थे, जिन जिन देशों ने, दूसरे देशों ने अपने सोने की मांग की, चाहे तो उनको मना कर दिया गया या उनको डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के नाम पर उन देशों को तबाह कर दिया गया। 2008 के अंदर मोहम्मद गद्दाफी जब फ्रांस के अंदर आते हैं तो निकोलस सार्कोजी और उनकी पत्नी उनके एयरपोर्ट पर रिसीव करती हैं। कार्ला ब्रूनी ने उनको किस तक किया, पूरा अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया। लेकिन वही गद्दाफी जो 2008 में उनका इतना मनपसंद का लीडर था अफ्रीका का, 2011 में उनका एनिमी बन गया और डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के नाम पर उस पूरे देश को, लीबिया को तबाह करके रख दिया वेस्टर्न देशों ने। उसका असली कारण यह था कि विकिलीक्स ने केबल रिलीज की है, उनमें बताया है ये हिलेरी क्लिंटन को, ये उनका सीनियर अधिकारी मैसेज करता है यूएस का, पेंटागन का, कि गद्दाफी ने 143 टन 143 टन गोल्ड जमा कर लिया है और वो कोशिश ये कर रहा है कि एक गोल्ड बैग करेंसी पूरी अफ्रीका के अंदर लॉन्च कर दी जाए। ऑन रिकॉर्ड्स गद्दाफी ने भी ये कहा कि मैं प्योरेस्ट ऑयल दुनिया का वेस्टर्न कंट्रीज को दे रहा हूं, तो बदले में भी मुझे भी कमोडिटी चाहिए, ये फियाट करेंसी में नहीं लूंगा। इतनी सी घटना पे, इतनी सी बात पे एक्चुअल रीजन ये था पूरे लीबिया को तबाह करने का। आज हम देख सकते हैं लीबिया में क्या हो रहा है आज के दिन। तो साथियों, जो ये गोल्ड जो स्टैंडर्ड, जो कमोडिटी का जो स्टैंडर्ड है, वो जब तक वापस नहीं आएगा, जब तक हमारा मॉनेटरी सिस्टम चेंज नहीं होगा, और मॉनेटरी सिस्टम चेंज जब तक नहीं होगा तो हर 10-15 साल में इस तरीके से, आज उन्होंने कह दिया कि 500,000 के नोट बंद हैं, कल को यह भी हो सकता है कि वो ये कह दें कि आपके पास जो करेंसी वो बिल्कुल ही बंद है। यह भी हो सकता है, कुछ देशों में यह हुआ है। तो इस तरीके से आपको कभी भी आप लूट सकते हैं। आप सोच रहे हो कि आपके पास इतनी सेविंग्स जमा है, वो कब रात के अंदर, एक ही रात में वो सारी सेविंग खत्म हो जाएंगी, आपको मालूम भी नहीं चलेगा और आप सड़क पे आगे बैठ जाएंगे। जैसे डेट्रॉइट शहर में हुआ अमेरिका के। अमेरिका में जब 2008 की मंदी आई, उनकी करेंसी फियाट करेंसी थी, तो डेट्रॉइट शहर के लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। सब अपने घर ऐसे ही खाली छोड़ छोड़ के नदी के किनारे टेंट बना के रहने लग गए। तो साथियों, पूरी दुनिया की, देखिए मैंने बताया चाइना के पास 6,000 टन से ज्यादा सोना जमा हो चुका है। अभी कुछ एक साल पहले रशिया के एक बड़े बैंक के अधिकारी का बयान आया कि रूबेल्स को बैक करने के लिए जितना गोल्ड चाहिए, रशिया के पास उससे दोगुना गोल्ड है। रशिया और चाइना ने डॉलर का यूज करना काफी हद तक बंद कर दिया। अभी $400 बिलियन की डील हुई रशिया चाइना के बीच में, वो उन्होंने रूबेल और युआन एक्सचेंज में की है। जो ब्रिक्स बनाया गया था, जिसके पीछे माइंड मनमोहन सिंह का था, वो ब्रिक्स का बैंक जो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक था, उसके पीछे भी लॉजिक यही था कि हम डॉलर को यूज करना बंद कर देंगे। जो अमेरिका का डॉलर है उसका 60% आज भी अमेरिका से बाहर है। तो जैसे ही डॉलर यूज होना बंद होगा, और वो निश्चित है क्योंकि वो कोई कमोडिटी द्वारा बैक नहीं है, वो हवा में बनाई हुई करेंसी है। अब जितनी ज्यादा हवा में बनाई हुई करेंसी छापेंगे, अभी देखिए हमने पहले वाली वीडियो में जिक्र किया था कि जो ये पूरी डीमोनेटाइजेशन स्कीम है, इससे कोई काला धन नहीं आएगा। इसे 6 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट हाउसेस का माफ किया जाएगा। तो नए उस 6 लाख करोड़ को लाने के लिए रुपए की भी अब एक्सेस प्रिंटिंग 1 जनवरी से स्टार्ट होगी, और जैसे ही 1 जनवरी से स्टार्ट होगी, आपका रुपया बहुत ज्यादा डिवैल्यूएट करेगा, जो डिवैल्यूएशन कल या परसों से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट 39 मंथ्स के सबसे लोएस्ट लेवल पे रुपया पहुंच चुका है। तो आप जितनी ज्यादा फियाट करेंसी छापेंगे बिना किसी कमोडिटी के द्वारा बैक की हुई, आपकी इन्फ्लेशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी और आपकी करेंसी भी उतनी ज्यादा डिवैल्यूएट करेगी। आप पिछले 200 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो डॉलर की भी परचेजिंग पावर लगातार रिड्यूस होती आ रही है। तो जब तक आप एक गोल्ड बैक्ड सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम नहीं लेके आएंगे, पूरी दुनिया का इसी तरीके से आर्थिक शोषण जारी रहेगा। कुछ देशों ने इस मुहिम को शुरू कर दिया है। अभी चाइना ने कहा है
कि वो डॉलर को पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी नहीं मानते। जो चाइना के लास्ट प्रेसिडेंट थे हु जिनताओ, उन्होंने कहा था, वो कहते हैं कि हमारी युआन गोल्ड के द्वारा बैक है। 150 से ज्यादा देशों में युआन एक्सचेंज ऑफिस खोले जा रहे हैं चाइनीज रिमिम्बी के, और चाइना कोशिश ये कर रहा है कि वो युआन को ग्लोबल करेंसी बना दे और जो कि गोल्ड के द्वारा बैक की जाएगी। तो अगर हिंदुस्तान में अभी आपने गोल्ड मोनेटाइजेशन, गोल्ड की स्कीम भी आई थी जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि आप अपना सोना बैंकों में जमा करवा दीजिए। साथियों, मेरी आपसे अपील है, अभी जो बीजेपी सरकार ने कुछ 1 साल पहले बोला था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम कि अपना गोल्ड लाके बैंकों में जमा करवा दीजिए, देखिए ये पूरे अमेरिका की एक कॉन्स्पिरेसी है। अमेरिका के पास आज के दिन सोना बचा नहीं है, और ये दूसरे विश्व युद्ध का दौर नहीं कि किसी के ऊपर भी परमाणु बम डाल देगा और उसका सोना छीन लेगा। इसीलिए वो इंडियन सोना, जैसे ही आपका सोना बैंकों में जाएगा, चाहे आरबीआई या कोई भी बैंक हो, वो सारा सोना अमेरिका के पास पहुंच जाएगा। ये सारे बैंक आपस में कनेक्टेड हैं। तो आप अपना कोई भी सोना बिल्कुल भी बैंकों के अंदर मत लेके जाइए। जब तक आपके पास सोना है, आपके पास कमोडिटी है, चाहे कोई भी मंदी दुनिया में आ जाए, आप भूखे नहीं मरेंगे, आप कंगाल नहीं होंगे, आपको सड़क पे आने की नौबत नहीं आएगी। तो अपना सोना अपने पास रखिए, अपनी कमोडिटी अपने पास रखिए। अब हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बड़े बड़े मंदिरों को वालों को, पुजारियों को धमकाया जा रहा है और उनका सोना जबरदस्ती बैंकों के अंदर लाया जा रहा है। वो जैसे ही बैंकों के अंदर आएगा, वो सारा सोना डायरेक्ट अमेरिकन सेंट्रल बैंक्स को शिफ्ट कर दिया जाएगा। सरकार कह रही है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सरकार कह रही है कि जब आप मांगेंगे तो हम आपको सोना वापस दे देंगे, आप लेकिन अभी जमा करवा दीजिए। देखिए, सरकार ने यह कहा है कि जैसे ही आप सरकार को सोना देंगे, सरकार पहले उस पूरे सोने को मिला के मेल्ट करेगी और उसके बाद जब आप मांगेंगे आपको दे दिया जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए आपने एक सोने की अंगूठी थी, सरकार ने सबकी सोने की अंगूठी लेकर मेल्ट कर दी, तो वो दोबारा उसको रिप्रोड्यूस करेंगे तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि आपकी सोने की अंगूठी कौन सी थी? तो आपको क्या मालूम कि आपको सोना ही रिटर्न किया जा रहा है? ऐसा भी हो सकता है कुछ और आपको रिटर्न कर दिया जाए और आप उसी पर विश्वास करते रह जाएं। तो हमारे हिंदुस्तान की कमोडिटी, हमारे आप उड़ीसा में चलिए, नियाम राजा माउंटेन्स में हमारा एल्यूमिनियम 1 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से वेदांता लूट के ले गई। हम दुनिया में ताकतवर मुल्क बनने का सपना रखते हैं, लेकिन सारा रॉ मटेरियल हम अपना लुटवा रहे हैं। तो कमोडिटी, रॉ मटेरियल, इनको आप बचाइए, ये बचेंगे तो आपका मॉनेटरी सिस्टम चेंज होगा, और मॉनेटरी सिस्टम अगर आपका चेंज होगा तो ही हमारा देश बच पाएगा। तो ये प्रधानमंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा, मॉनेटरी सिस्टम चेंज करना पड़ेगा साथियों। धन्यवाद।